नमस्कार साथियों, आप सभी को एक प्यार भरा गुड इवनिंग। वैसे भी इसके पहले जो क्लास आया था आपने देखा ही होगा। और रोज़ 7:30 बजे एक आपका डाउट क्लास होता है, जो भी 7:30 से 8 बजने करीब कभी लेट हो जाता है भाई। तो आप 7:30 से 8 साढ़े 8 तक जो आपका लाइव क्लास होता है डाउट का, उसमें आप ऑफलाइन कमेंट किया करें, ठीक है? जिससे कि हम आपके कमेंट पे सोच विचार लें, फिर उसके बाद आपके अगले दिन आंसर देते हैं। तो ठीक है, चलिए। तो उसमें ये सेशन आपका सीडीपी का है और डेली ये सेशन सीडीपी का ही चलेगा जब तक हम लोग 20 सीडीपी का टेस्ट न कर लें, 20। और इस 20 में से ही फंसेगा। जैसे कि जो संडे का आपका दोस्तों फुल लेंथ का, मतलब कि पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट का जो आपका कराया गया था यूपी टेट का 2017 वाला पेपर, वह सोल्यूशन पूरा 3 से 4 सोल्यूशन हमने करा दिए पेपर के 2017, 16, 18, 19। आप लोग कर लेंगे। अभी 4 और कराएंगे, 4 से 5, 6, 2011 से पूरा का पूरा 2019 तक सब कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। साथियों एक बार आप शेयर जरूर कर देंगे, अन्यथा बने रहिए लास्ट तक। जिसको आना होगा आएगा, आप एक बार शेयर कर देंगे बस। दोस्तों, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। नूर है कोई जो कि सीडीपी का है भैया, ये बाल विकास और मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र सब इसमें आ जाता है ना? तो ये आपका यूपी टेट के लिए भी, सी टेट के लिए, दोनों पेपर के लिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, नूर विद्यालय में अपना लंच, ध्यान से पढ़िएगा, इसका अगला टाइप अगले पे है, मतलब कि एक दो पार्ट में है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा थोड़ा सा प्रश्न है। इसको हम पूरा एक साथ दिखाते हैं। देखिए, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा। ठीक है ना? तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए। कौन कहा? नूर ने कहा तान्या से, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। और लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार कथन, बताइएगा इसका राइट आंसर, कथन डैश 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 अभिविन्यास प्रारूप को डैश 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 अवस्था पर दर्शाता है। यानी कि दोनों में साझा की बात हो रही है साथियों। तो याद रखना, यह आदान प्रदान परंपरागत होता है, क्योंकि आपको पता है ना, यह एक दिन पहले किसी, मतलब वह शेयर की थी, जो आपकी नूर थी, वह दोस्तों, वह अगले दिन, मतलब कि पिछले दिन तान्या से अपना भोजन शेयर की थी। और आज वह टिफिन भूल गई, लंच बॉक्स अपना। तो तान्या से बोल रही है कि भाई नूर जी, इस बार मतलब आज हमने लंच अपना भूल गई हूँ मैं, तो आप क्या मुझे अपना लंच खिलाओगी? खिलाना चाहिए आपको। ठीक है, इसे कहते हैं आदान प्रदान परंपरागत साथियों। याद रखना, यह अभिविन्यास है साथियों, जो आपसे बहुत बार पूछा जाता है। किसकी है ये भी याद रखना दोस्तों, कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार। हमारा राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। जिस भी प्रश्न का सही था, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं साथियों। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में, अगला, अब दो प्रश्न में दिक्कत हुआ है थोड़ा सा, इसके बाद नहीं होगा साथियों, सब एक ही पेज पे मिलेंगे। बताइएगा, फिर से पढ़ते हैं प्रश्न को। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहा जाता है? बताइएगा दोस्तों, बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा भाई? डी होगा। देखिए दोस्तों, हम बता रहे हैं कैसे। इसमें वैसे प्रश्न दिख गया था, लेकिन आगे से नहीं दिखेगा। चलिए, डी होगा। कैसे भाई? दोस्तों आपको पता है, परंपरागत रूप से अगर देखा जाए, समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता है ना? अभी तक देखा आप उठा के देख लो, हिस्ट्री देख लो, राजा राम मोहन राय के समय सती प्रथा खत्म हुआ। इस तरह बहुत पहले आपको पता है साथियों, जो औरत होती थी उनको घर से निकलने नहीं दिया जाता था। मतलब यही अवधारणा जेंडर रूढ़िवादी कहलाती है। यानी कि इसका राइट आंसर जेंडर रूढ़िवादी होगा। दोस्तों याद रखना, यह प्रश्न बहुत ही आसान था। अब से सारे के सारे प्रश्न आपको एक ही मिलेंगे। देखिए, पहले प्रश्न पढ़िए, फिर उसके बाद उत्तर दीजिए। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, सारे बच्चे पढ़ेंगे। देखिए, सारे सब्जेक्ट आपके चले, ऐसे नहीं सीडीपी ही चला। सीडीपी का रोज रात में टेस्ट होता है और इन्वायरमेंट का 3 बजे क्लास चलता है, यानी कि दोपहर में। इसके बाद मैथ और हिंदी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, आप लोग आकर देख सकते हैं। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है, जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती हैं। यह कदम किसकी महत्वपूर्ण है? किस लिए महत्वपूर्ण है, यह बताना है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, क्योंकि आपको पता है पिताजी बाहर खटते हैं और माताजी घर में खटती हैं। तो यह साहसी के लिए बताता है दोस्तों, है ना? बताइए भैया, यह हमारी क्या है, कौन सी गतिविधियों के अंतर्गत आ जाता है? यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है, यह बताना है। यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है भाई, क्या यह राइट आंसर होगा? नहीं दोस्तों, ये जेंडर
जो पक्षपात होता है इसको सशक्त नहीं बनाता है। यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है भाई, यह सही है। देखिए क्या बोला गया है प्रश्न में, हाल ही में पाठ्याचार में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किए गए हैं। कैसी कहानियाँ? जिसमें पिता जो है घर के कार्यों को करें और माता साहसिक गतिविधियों को करती हैं। जैसे आप खुद उठा के देख लो, अपने आस पड़ोस में ही देखते होंगे कि कुछ जगह ऐसे लोग मिल जाते हैं सॉरी साथियों, आज बहुत थक गए हैं, लेकिन फिर भी आपको क्लास ले दे रहे हैं और कुछ अलग से भी कुछ टेंशन हो जाते हैं दिमाग में, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा थकान हो गई है ना। आप लोग परेशान ना हो, क्लासेस नहीं बंद होंगे, अंत तक डटे रहेंगे, कुछ भी हो जाए हम हार नहीं मानेंगे, ठीक है ना। हमारी तबीयत का क्यों ना ख़राब हो जाए, ख़राब होने दो, कोई दिक्कत नहीं। किसको फ़र्क पड़ने वाला है मेरी तबीयत ख़राब होने से? किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और हम आपके क्लासेस कभी नहीं बंद करेंगे, ठीक है ना, चाहे जितनी मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जेंडर रूढ़िवादितों को समाप्त करता है साथियों। क्यों? देख लो अभी आप घर में देखो, मान लो अक्सर आप देखते होंगे जो आदमी होते हैं वो बाहर कार्य करते हैं और जो औरतें होती हैं घर की कार्य करती हैं। लेकिन इसमें कहा गया है कि अगर आदमी घर के कार्य करने लगें और औरत जो हैं, महिलाएं जो हैं, हमारी हमारी गृहिणियां जो हैं, वो घर बाहर की काम करने लगें, ऐसा बहुत जगह देखने को मिलता है। भाई जेंडर गैप की जो रूढ़िवादिता है ना, उसको समाप्त करने के लिए ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का। और पिछली जो रूढ़िवादिता रूप से चली आ रही थी ना सारी चीज़ें, उसको खत्म कर दिया गया इस तरह की पहल को निकाल कर, ठीक है ना। जितनी छूट अब दे दिया गया है औरतों को साथियों, पहले नहीं था ये सारी चीज़ें, है ना। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन को। यहाँ पे कुछ छूट रहा है क्या? एक मिनट, ये कौन सा प्रश्न आ गया? ये तीसरा, हाँ देखिए, एक मिनट, ये फिर से आ गया, इसको ऊपर करते हैं। देखिए हम लोग ये देख लिए भाई, यहाँ से देखिए चौथा आ गया आपका, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, थोड़ा सा गौर से फरमाइएगा, इसे गौर करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। वागयोट्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे क्या कहते हैं आप खुद सोचो। दोस्तों वागयोट्स्की के अनुसार स्वाद, या फिर स्वाद हो गया, एक मिनट, संवाद होता है, स्वाद नहीं, संवाद कहते हैं उसे। संवाद हो गया, ढांचा निर्माण हो गया, ढांचा निर्माण का महत्वपूर्ण औजार हो गया, जैसे कि इसमें शिक्षण करते समय शिक्षक या अधिक कौशल वाले सहयोगी को अधिगमकर्ता के समसामयिक निष्पादन के अनुसार अपने परामर्श को समायोजित करना पड़ता है साथियों, है ना। तो ये किसने कहा था? वाइगोट्स्की के अनुसार ये कहा गया है। तो यानी कि इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों हमारा क्या होगा? खोजपूर्ण अधिगम नहीं, यह पाड़ या भाई ढांचा है साथियों, क्या है? सी राइट आंसर इसका होगा भाई, सी। दोस्तों अधिगम और हमारा लर्निंग, मतलब कि अधिगम मतलब लर्निंग हो गया, और आपका जो यह है जिसे हम लोग बोलते हैं भैया शिक्षण अधिगम और अधिगम। एक बच्चे ने पूछा था सर अधिगम और शिक्षण अधिगम में क्या अंतर है? भाई कुछ अंतर नहीं है, उसके आगे शिक्षण लग गया है और ये अधिगम है, ठीक है ना। दोनों का मतलब ही, उसका मतलब शिक्षा को सीखने वाला जो आप सीखते हो, और इसका मतलब केवल सीखना होगा अगर इस तरह देखोगे तो, वरना आपका यह दोनों सेम है ना। और जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, बहुत ही बेहतरीन पढ़ रहे हो साथियों, बस यहीं से प्रश्न फंसेगा, आप लोग देख लेना और करके आओगे अच्छे से, जो बच्चे डेली क्लास कर रहे हैं, है ना। बाकी के जो क्लासेस हैं वो अभी रिवीजन करते रहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत समय नहीं बचा है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? बताना, बताना भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। हम ऊपर करते हैं, अब अच्छे से पढ़ लिए, अब पढ़िएगा, आंसर को पढ़िएगा। आंसर बताइए, पहला सही है क्या? संवेदी चालक अवस्था को। दोस्तों जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के लिए, विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? क्या संवेदी चालक अवस्था में, क्या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, क्या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, क्या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में? दोस्तों इसमें इसने जो जीन पियाजे हैं साथियों, यह संज्ञानात्मक जो इनका विकास का सिद्धांत होता है, यह परिकल्पित हुआ है किस तर्क पे? दोस्तों बता देंगे, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, यह चीज बताएंगे आप। जैसे कि अगर बोले जीन पियाजे के अनुसार इस अवस्था में निगमनात्मक तर्क, तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास, समस्या समाधान की क्षमता का विकास आदि विकसित होता है, यानी कि इसका अमूर्त संक्रियात्मक होता है। भाई तार्किक चीजें क्या है? मूर्त हैं, यह अमूर्त होता है ना। तो इसका राइट आंसर डी होगा हमारा। कितने बच्चों का यह प्रश्न सही था? जवाब देंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ अगले प्रश्न कौन है भाई? यहाँ 6 नंबर बताइएगा। तो यह आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा टेलीग्राम पे। जो बच्चे जुड़े हैं वो तो डाउनलोड कर लेते होंगे, जो नहीं जुड़े हैं वह जुड़ जाएं। करंट हेवन है इसका जो लिंक है टेलीग्राम का, नीचे आपको पिन कर दिया गया है, आप उससे वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए। दोस्तों इसमें डॉट के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। 6 का जो राइट आंसर है साथियों बताइए क्या होगा?
क्या होगा भाई दोस्तों? वाइगोट्स्की के अनुसार, अभी तो ऊपर आपने पढ़ा, तो इसका राइट आंसर भी लेव वाइगोट्स्की होगा। साथ में याद रखना वाइगोट्स्की, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता है जीन पियाजे के बारे में तो आपने अभी पढ़ा है। जीन पियाजे के सिद्धांत क्या है? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क इन्होंने दिया था, है ना। चलिए अगला चलते हैं, 7वां। फिर पियाजे आ गया। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड एक ग्रेड एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? अच्छे से पढ़िएगा प्रश्न, क्योंकि आप लोग के जो जीवन है, इसके बाद जब आप शिक्षक बन जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपके जो आप पढ़े रहोगे वो चीज़ें वहाँ पर आप यूज करोगे ना। शिक्षक ऐसे नहीं बन जाता है कोई भाई, छोटी छोटी चीज़ें हमको पढ़नी पड़ती है। देखिए, क्योंकि ये शिक्षण अधिगम ही शिक्षक के लिए बना है ना, तो हमको पढ़ना चाहिए किस प्रकार से बिहेवियर होना चाहिए, सारी चीज़ें बच्चों के साथ किस प्रकार से रहें, हर एक चीज़ हमको इसी में सीखने को मिलता है, इस वाले पूरे तरीके से बुक में, है ना। आपका जो ये शिक्षण अधिगम है इसमें ही पूरा सीखने को मिलता है। बताइएगा, पहला जो लिखा है तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, ये गलत है भाई, ये पहला नहीं होगा दोस्तों। पहला तो कदापि नहीं, काट दो। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। भैया देखो, हमको तो लग रहा है यही सही है, और आगे भी हो सकता है, पढ़ लें पहले, पूरा पढ़ लेंगे तभी आंसर देंगे भाई, हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन हमको अभी तक जो मिला दोनों में यह सही लगा। आगे, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। भाई यह तो गलत है, एक ही अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त नहीं भाई, ये गलत है। केवल, देखो यहाँ पर आंसर भी दिख गया, बी 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 सही है, नहीं कि केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, नहीं भाई, आपका बी राइट आंसर होगा। देखो, आप जब पढ़ाते हो, जैसे कि जो पियाजे के अनुसार अगर देखें, शिक्षक की जो समस्याएं होती हैं, शिक्षक को समस्याएं प्रस्तुत करते रहना चाहिए बच्चों के सामने, जिससे कि बालक में क्या हो, तर्क वितर्क की क्षमता विकसित हो जाए। यही तो चीज़ें ये बोल रहा है बी ना। ऐसी समस्याओं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क वितर्क करने की या फिर उनको सोचने के लिए मजबूर किया जाए, जिससे कि उनकी जो बुद्धि है, मानसिक विकास है, बहुत तेजी से होगा साथियों। जब आप किसी चीज़ को पढ़े पढ़ाए रटे रटाए रट लोगे, किसी का कोई तुम्हारा होमवर्क कर देगा तो उसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तो उसको होगा जो आपका होमवर्क कर रहा है ना। घर वालों को तो कदापि ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चों का होमवर्क करें, बच्चों को तो दंडित करें करना चाहिए। उनको दंडित कर कर, पनिशमेंट देकर, उनको लालच देकर, उपहार देकर उन्हें यह कहना चाहिए कि आप खुद अपना काम करो, हम आपको ये चीज़ें देंगे, आपको 1 पैकेट बिस्किट देंगे, आपको 2 पेन देंगे। ये सारी चीज़ों से बच्चों का मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। 8वें का राइट आंसर बताएंगे सभी बच्चे। हावर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति को क्या विशेषताएं हो सकती हैं? पहला, ध्वनि ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता हो सकती है। बताइएगा भाई, इन्होंने क्या कहा था। दूसरा, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता हो सकती है। बताइए, ये सारी चीज़ें आप थ्योरी में पढ़ते हैं, लेकिन हम आपको प्रश्न पढ़ाते हैं, ऐसे प्रश्न आएंगे। और तीसरा देखिए क्या बोल रहा है, संगीतमय अभिव्यक्तियों की आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्यपूर्ण गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता होती है। भाई गलत है, यह तो कदापि गलत है। आगे देख लो, पैटर्न के पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। भाई यही सही है, यही सही है, आपका डी सही है। देखिए दोस्तों, जो गार्डर के अनुसार अगर देखें तो बुद्धि बहु तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें खोज, तर्क वितर्क, क्षमता, संवेदनशीलता आदि को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि यह राइट आंसर होगा ना भाई, एक प्रकार से श्रृंखला का हल होता है। राइट आंसर आपका ये होगा। अगला देखना 9, निम्न, नवा पढ़ना भाई आप सभी लोग। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या, भाई देखो बहुत आसान प्रश्न है, 9वां बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं सोचना है, आराम से आंसर देना। देखो समाज के बारे में बात किया है ना, तो जो उनको कौशल के रूप प्रदान करे, बच्चों को आदत के रूप में बना दे और उनको अभिप्रेरणा दे, तो हमें समाज से ही तो सारी चीज़ें मिलती हैं। सामाजिकरण होगा साथियों, क्या होगा ये चीज़ें? समाजीकरण होगा। आप देखो, आप गए कहीं मान लो घूमने के लिए भाई, और आपको लोग अच्छा कहने लगे, क्या कहने लगे? अच्छा कहने लगे कि भैया ये बहुत ही अच्छा है। आपको किस प्रकार से अच्छा कहेंगे? आपकी आदत को देख के, आपके कौशल को देख के, आपकी अभिप्रेरणा को देख के। यह अभिप्रेरणा, कौशल और आदत कहाँ से मिला है आपको? आपको एक समाज से ही तो मिला है, क्योंकि आपने समाज में रहा है। आप समाज में गए हैं, जैसे देख लो बंदर, बंदर अगर सामाजिक नहीं है तो बंदर उछल कूद मचाता है, लेकिन आप तो सामाजिक हो, छोटे बच्चे तो हो नहीं अब, तो आप शांति से अभिप्रेरणा, कौशल और आदतों से थोड़ा-सा पता चल जाता है कि आप सामाजिक हो। तो आदमी की आदतों से ही पता चलता है कि आदमी सामाजिक है, उसके कौशल से पता चलता है कि कहाँ पे कुछ बोलना है, कहाँ पे कुछ कहना है, ये सारी चीज़ें। यानी कि राइट आंसर हमारा ए होगा। चलिए अगला चलते हैं भाई। जैसे रीति-रिवाज हो गया,
गतिविधियाँ हो गई, इस व्यवहार हो गया आपका, देखते हैं लोग, यह सामाजिकरण प्रक्रिया में आ जाते हैं ना। ये सारी चीज़ें हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं साथियों। राइट आंसर ए। अगला देखिएगा, मानव विकास के संदर्भ में अनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यह बताना है कौन सा सही है साथियों। आप खुद देखो देखो, ए है बोल रहा है वैयक्तिक, यानी कि वैयक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण अनुवांशिकता है, बताइएगा। परिवेशी प्रभावपूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास को न तो अनुवांशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, यानी कि यही हमारा राइट आंसर होगा साथियों, यानी कि डी। देखिए भाई, पता चल जाता है पढ़ने से। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, आपका राइट आंसर डी। चलिए, जितने बच्चों का डी था वो सबका सही। भाई देखिए, अनुवांशिकता जो होता है तो दोस्तों तथा पर्यावरण का सबसे अधिक प्रभाव मानव के विकास पर पड़ता है। भाई देख लो, इसमें डी में एक्सप्लेनेशन बहुत ही गजब लिखा है, आप लोग इसको मिल जाएगा आपको पीडीएफ में, आप पढ़ लेंगे वहाँ से। छोटा करते हैं थोड़ा सा। बताइए, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए भाई? एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? पहला, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। भाई ये गलत काट दो, क्योंकि निष्क्रिय फिस्क्रिय इसमें आ जाता है ना। देखो, जो निगेटिव आ गया तो काटना ही उचित होता है ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि हमें इसमें पॉजिटिव हमेशा ढूंढना है। प्रगतिशील की बात किया है ना, तो निगेटिव तो आएगा ही नहीं, हमेशा प्रगति मतलब कि पॉजिटिव चीज़ें ही मिलेंगी। इस तरह से थोड़ा सा आप वितर्क करके भी आंसर निकाल सकते हो, नहीं आते हुए भी, क्योंकि जब पॉजिटिव की बात कर रहा है तो पॉजिटिव ही हमारा आंसर होगा, निगेटिव हो ही नहीं सकता। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। अगला देखते हैं, शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। भाई यह कहाँ से होगा? जो वो कहेगा वही करेंगे बच्चे, नहीं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि अपने टैलेंट के अनुसार करते हैं, यानी ज्ञान की संरचना की जाती है उनकी, कि कौन बच्चा काफ़ी तेज है। यह प्रगतिशील कक्षा का एग्जाम्पल है। अगर मान लो सारे बच्चे तेज हैं तो सारे बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं, इस प्रकार से। अगला देखना, देखिएगा पहले, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? आपने प्रश्न पढ़ लिया। अब अगला देखना, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। मतलब कि इन सब में डी तक आपको दिख रहा है ना। चलिए बताइएगा, केवल संरचनात्मक आकलन होता है दोस्तों, जो आपका दोस्तों कह लीजिए सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है, केवल संरचनात्मक आकलन होता है। क्या हुआ? केवल संकलनात्मक होता है, बताना। न तो संरचनात्मक न ही संकलनात्मक होता है। या फिर डी देखिएगा, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक भी और संकलनात्मक भी आकलन का प्रयोग होता है। यही राइट आंसर भाई। देख लो भाई, अच्छे अच्छे प्रश्न होते हैं ऐसे, बहुत इजी प्रश्न होते हैं सब। अगला देखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है और आपको एग्जाम्पल से इसमें समझाया गया है। देखिए, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? देखिए, अच्छे से पढ़ लिए, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद अब आएंगे आप लोग ऑप्शन पर। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। भाई अनदेखा करोगे? बताओ, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता भाई। सामाजिक वर्ग के लोग जो शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, क्या उनको अनदेखा किया जाता है? सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल की कहानियां प्रस्तुत करने से समाज में जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त किया जाता है, न कि उसे अनदेखा किया जाएगा। याद रखना दोस्तों। बी पढ़िए, विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए। अगला पढ़ना है सी पढ़िए, विद्यार्थियों को पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में, काट दो भैया, ये पहले काट दो, सी को आधे ही पढ़ रहे हैं ना तो इसको कैंसिल करिए तुरंत। आगे देखिए, डी क्या बोला? विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहिए। यही सही है। जैसे कि आप खुद बताओ, आप खुद सोचो, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी है, विभिन्न स्रोत के बारे में बार बार यह बताया गया है कि भैया आपसे बताया जा रहा है कि भैया उसके सामाजिक वर्ग के लोग जो है शैक्षिक क्षेत्र में स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि बात करें, जैसे मान लो आपके घर में कोई है और बहुत अच्छा पढ़ने में है, तो आपके टीचर ने उन्हें पढ़ाया है जो आपको इस समय पढ़ा रहे हैं, तो कभी आप उनसे भेंट करोगे तो जब आप परिचय बताओगे तो वो कहेंगे हाँ, यह बंदा बहुत अच्छा है। तो मतलब एक तरह से रोल मॉडल हो गए समाज के लिए वो आपके भाई साहब। तो इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रशिक्षु होते हैं, बहुत अच्छे रैंक से नंबर लाते हैं। तो जब पिछला वाला उनका जूनियर जब उस क्लास में जाता है तो खुद उनके टीचर जो अच्छे प्रशिक्षु होते हैं वह उनको रोल मॉडल के रूप में वहाँ पे यूज करते हैं। भैया यह प्रशिक्षु बहुत अच्छा था, देखो आज इसका सिलेक्शन हो गया है, बहुत अच्छा। जैसे आप ही कल सिलेक्शन ले लोगे तो कभी अपने टीचर से मिलोगे तो आपका जब टीचर ये जान जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपने सुपर टेट
क्वालिफाई कर लिया है, प्राइमरी के आप टीचर हो गए हैं, तो आपके टीचर आपका क्या लेने लगेंगे दोस्तों, आपका उत्तर लेने, आपको उदाहरण के तौर पे रखने लगेंगे हर जगह। तो इस तरह से आप सामाजिक वर्ग के लिए क्या हो गए दोस्तों, एक तरह से रोल मॉडल हो गए। इस तरह की बात होती है ना, समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइएगा। एक समावेशी कक्षा में भैया शिक्षक को क्या, इसका डायरेक्ट आंसर बताना है, इसका कुछ नहीं करना है दोस्तों। पहला ही आंसर दिख गया हमें कि यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चों में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। ठीक है ना, यह चीज़ें, ये भाई सत्य बात है भाई। जो बच्चा ज़्यादा तेज है वो ज़्यादा सीखेगा, जो बच्चा कम तेज है वो कम सीखेगा। नहीं, इस पे भी बहसबाजी बहुत ज़्यादा होती है, आगे आप पढ़ेंगे दोस्तों। क्योंकि देखो, जो प्रशिक्षु का दिमाग बहुत तेज चलता है वो खुरापाती होते हैं और बहुत ही तेज उनकी लर्निंग क्षमता होती है, बहुत तेज पकड़ते हैं। आप लोग खुद अपने क्लास में देखते होंगे, जो मंद बुद्धि का बच्चा होगा वह शांत होकर बैठा होगा, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा चंचल होगा वो पढ़ने में भी तेज होता है। भले वह इस समय प्रगति न कर रहा हो, वह पढ़ने पे ध्यान न देता हो, लेकिन एक बार उसका मन लग जाता है पढ़ने में तो बहुत तेज आगे निकल जाता है। आपको पता होगा कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो बहुत गधे होते हैं क्लास में, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि आप जॉब नहीं पाते हो, लेकिन उसे जॉब पाते हुए जब सुन लेते हो तो आप कहते हो वाह, आश्चर्यचकित रह जाते हो, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, योग्यताएं और किसी की शिक्षा को परखा नहीं जा सकता, कब वह विकसित हो जाएगा, वह कब तक है आपके पास, कब आप उसका यूज कर लोगे। देखो यहाँ पे लिखा है, एक विद्यार्थी, ये बताइएगा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों यह, इसका ऑप्शन अभी हम दिखाते हैं आपको। पहले ये बताइए, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। पहला, पढ़ने की प्रति चिंता। दूसरा, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली की कौशल। अगला, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। बताइए इस सूचक में यह किसके सूचक हैं, मतलब यह पूछा जा रहा है ये किसके सूचक हैं। ऑप्शन आपको नीचे दिया गया है, बताना साथियों। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं ऐसे प्रश्न, फिर से पढ़ लीजिए। पढ़ने के प्रति चिंता जताना, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। यह सूचक किसका है? ऑप्शन नंबर देखिएगा, एक स्वलीन विद्यार्थी का, एक स्वलीन विद्यार्थी का है साथी। आप खुद सोचो, अगर स्वलीन विद्यार्थी होता तो क्या वह अक्षरों को पहचानने में कठिनाई कर पाता? भाई क्यों कठिनाई करता? स्वलीन मतलब समझते हो, बहुत अच्छा। अगला, लीन होना, जैसे देखो सृजनात्मक, सृजनात्मक क्यों होगा भाई? अगर सृजनात्मक बच्चा होता तो पाठ को समझने याद करने में उसको क्यों कठिनाई होती? नहीं होती भाई। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला देखो, अधिगम असक्तता, असक्तता वाले विद्यार्थी के यही लक्षण तो सही हमको लग रहे हैं भाई। अगला पढ़ लो, मानसिक क्षति वाले, नहीं मानसिक क्षति वाले तो और दुर्बल होते हैं। यह राइट आंसर होगा सी, सी इज करेक्ट आंसर भैया। अगला देख लेना, 16 60 नंबर आइए। एक शिक्षक के समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बताया जा सकता है या फिर संबोधित किया जा सकता है। अगला देखना प्रश्न, इसका ऑप्शन देखना। पहला क्या दिया है, आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। क्या ये सही है भाई, रटने पर बल देना? नहीं। सी देखना, बी देखना पहले, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना। बताओ, निर्देश देने के लिए सिर्फ बात किया जाता है यहाँ पे दोस्तों। एक शिक्षक की यह विशेषता होती है साथियों कि यह होनी चाहिए कि वह प्रत्येक विद्यार्थी की कमजोरियों को पहचान सके और उसके आधार पर उसे अधिगम दे सके, उसे उद्देश्य दे सके, है ना। मतलब कि हमारा इन तीनों में से कोई नहीं दोस्तों। डी देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा, आप ऑप्शन पढ़ोगे सारा का सारा ना, आपको अपने आप समझ आएगा भैया कि जो अगर हम सबसे कमजोर, उस कक्षा के सबसे कमजोर विद्यार्थी को सिखा देते हैं तो यही सबसे बड़ा गुण होता है शिक्षक का साथियों, समझ रहे हो ना। अगर आप सबसे कमजोर विद्यार्थी को बहुत ही टैलेंट बना देते हो तो आप सबसे अच्छे शिक्षक कहलाओगे। यही राइट आंसर है, डी। पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट अगला प्रश्न पढ़िएगा, एक शिक्षक अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकता है? अपसारित चिंतन पर बल देकर। अपसारित, आपने अपसारित अभिसारित पढ़ा होगा। अपसारित पे क्या बल दिया जाता है? अपसारित मतलब कि उसको फैलाने की बात किया जा रहा है भैया, इस पर इस ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए नीचे, अभिसारित चिंतन को हतोत्साहित करना, अभिसारी को हतोत्साहित करना, प्रोत्साहित नहीं हतोत्साहित। अभिसारी को अगर यहाँ पे होता प्रोत्साहित करना तो हो सकता है सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे हतोत्साहित की बात किया जा रहा है, समझ रहे हो ना। सृजनात्मक विद्यार्थी ऐसा सोच ही नहीं सकता, प्रोत्साहित किया जाता है उसे ना, ये गलत है आपका। नेक्स्ट, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। भैया बिल्कुल, एक विद्यार्थी को हम क्या कर सकते हैं, जो टैलेंट विद्यार्थी होता है, जो सृजनात्मक विद्यार्थी होते हैं, उसको प्रोत्साहित किया जा सकता है। किस प्रकार से? अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर उसके, ठीक है ना। यह भी गलत है, यानी कि सी इज राइट आंसर भैया, सी आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न का साथ, है ना। चलिए अगला, आ गए हैं बहुत ही हम लोग 18वें प्रश्न पे, बहुत कम प्रश्न बचे हैं, देखिएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? बताइएगा, कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? भाई बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आप एग्जाम में लड़ेंगे, देख लेना भैया। पढ़े हैं,
कहाँ से? करंट हेवन से। सारे प्रश्न यहीं से लड़े हैं। दोस्तों याद रखना, और अपने आत्मविश्वास को जगाओ आप लोग अगर सही करते हो तो, ठीक है ना? बार-बार उसे रिवीजन करो। इतना कॉन्फिडेंस से साथियों, आपका जितने टेस्ट हम करा देंगे 20 से 25, इससे बाहर शायद ही कोई प्रश्न आए। कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, देख लेना, अगर 30 प्रश्न आते हैं तो 28 तो हमारे क्लास से ही होंगे। अब बताओ 28 करना उचित है कि सिर्फ 2 के पीछे भागना? आप खुद सोच सकते हो भाई। ए बताइएगा, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, क्या यह अधिगम का पक्ष है? बताना, क्या यह अधिगम का पक्ष है? भैया कैसे अधिगम का पक्ष हो सकता है? बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करते भी हो और परीक्षणों की संख्या भी बढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं। बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है और उनके परीक्षणों को थोड़ा-सा उत्साह रूपी उनको बल दिया जाता है। हाँ भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो। अगला देखना, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। कुछ हद तक मान सकते हैं, सही है, लेकिन आगे देखिए, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। भैया गलत, काट दो इसे भी। नेक्स्ट डी वाला पढ़ना साथियों, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। बिल्कुल भैया, यह देखो सबसे संतुष्टपूर्ण आंसर आपका डी होना चाहिए। विषय वस्तु बच्चों के स्वास्थ्य एवं अधिगम के प्रति बालक के रुचि के द्वारा अधिगम को प्रभावित बनाया जा सकता है साथियों, यानी कि राइट आंसर आपका यह होना चाहिए, ठीक है ना डी। अगला चलते हैं भैया, अगला चलिएगा, अगला चलते हैं भाई, अगला किस पे है? 19 पे आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? समस्या समाधान की बात हो रहा है, ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। समाधान के पहला देखिएगा उत्तर, पहला ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। भैया काहे नहीं ध्यान दोगे? तो कैसे रणनीति बनाओगे? काट दो। दो ऑप्शन तो इसी प्रकार से कट जाएंगे, आप देखना आपके पेपर में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। क्रियात्मक अनम्यता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना। नहीं भाई, परंपरागत कार्य पे ध्यान दोगे तो सारे सिस्टम खराब हो जाएंगे। सृजनात्मक विद्यार्थी जो होगा उसकी रणनीति बनी नहीं पाएगी। प्रभावशाली समस्या का समाधान ये नहीं होता है ना? यह रणनीति नहीं होगी। नेक्स्ट पढ़ना सी, प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुति के करण के एक ही आयाम में सीमित रहना। बताओ यह सही है क्या? एक ही आयाम में सीमित रहने की बात होती है क्या? भैया तब रणनीति कैसे बनाओगे? आपको बहुत सारे आयाम के पहलुओं पे चर्चा करनी पड़ेगी, है ना? नेक्स्ट देखना, साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। भाई बहुत सही काम किया भाई। आप सोचो, आप छोटे-छोटे अगर लक्ष्य बनाओगे साथियों ना, तो आपका यह रणनीति बहुत ही बेहतरीन बनेगा। आप सोचोगे कि एक ही दिन सब कुछ पढ़ डालें और तबीयत खराब कर डालें, तो यह उचित नहीं है। आप चाहोगे कि एक दिन पढ़कर सुपर टेट निकल जाएगा, तो यह नहीं होता है। आपको एक लक्ष्य, एक रणनीति बनानी पड़ेगी कि हम इतने सर के जितने क्लास आते हैं वह देखेंगे, प्लस 1-2 घंटे रिवीजन करेंगे पिछले क्लास सर के। अगर आप डेली यह काम करते हो, तो कोई रोक नहीं सकता आपका सिलेक्शन साथियों। यहाँ तक कि सुपर टेट तक की हम आपको साथ लड़ेंगे, साथ-साथ रहेंगे, याद रखना। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? शिक्षण प्रणाली नहीं है की बात किया जा रहा है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना हमारे लिए सबसे सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। दोस्तों देखिएगा, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा क्या बोल रहा है? प्रयोग एवं पर्यवेक्षण। तीसरा बोला संवाद एवं परिचर्चा। अगला क्या बोल रहा है? 10वां 1 मिनट क्या बोला भाई? यहाँ से प्रश्न कुछ कट गया साथियों ना, देख रहे हैं? ये कौन सा नंबर का प्रश्न था? 20वें नंबर का था ना? ये कौन सा प्रश्न आ गया? आगे देखिएगा, आगे कौन सा प्रश्न है भाई? ये कौन सा प्रश्न आ गया है आपका? ये प्रश्न कटा है, थोड़ा सा रुकिएगा तो हम इसे देख लेते हैं एक बार देखने दीजिए हमें। कोई बात नहीं साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 20वां आप छोड़ दो, इसको हम अगले में ले लेंगे। आपको यह पीडीएफ में अच्छे से करके मिल जाएगा, इसका घबराइए मत, है ना? अब 25वें से आइए, तो यह प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है इधर। 25वां नंबर का राइट आंसर बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही आसान है, आप लोग खुद देखिएगा, बहुत ही ईजी प्रश्न है, ईजीएस्ट में आते हैं साथियों ऐसे प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम के प्रभावित करते हैं? अधिगम को कौन से कारक प्रभावित करते हैं बताओ? आप खुद सोचो, क्या विद्यार्थी की अभिरुचि प्रभावित करती है? बिल्कुल करती है भाई। अभिरुचि होगी तभी तो आप आगे करोगे। विद्यार्थी को सामवेगिक स्वास्थ्य, भैया बिल्कुल स्वास्थ्य अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल ये भी प्रभावित करेगी। शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, बिल्कुल भाई ये भी प्रभावित करेगी। चौथा, विद्यार्थी की सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, ये भी मतलब कि आपका राइट आंसर क्या होगा? सब के सब होंगे। डी इज योर राइट आंसर, डी आपका राइट आंसर। अगला देखना,
घबराना मत साथी, कभी काल कैसे हो जाते हैं, गलत प्रश्न आ जाते हैं। गलत क्या, वो थोड़ा सा कट गया है कटिंग में आकर। इसका बताइएगा 26 का राइट आंसर क्या होगा, 26 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है, बताइएगा। 26 का राइट आंसर साथियों आप खुद बताएंगे, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक पारस्परिक प्रक्रियाएं हैं क्या, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण की प्रक्रियाएं हैं क्या। दोस्तों इसमें पहले ही हमको दिख गया सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, यही तो होती हैं हमारी दोस्तों समाज के आदान प्रदान की विशेष महत्व रखने वाली। तो यानी कि निर्माण हो गया और ज्ञान हो गया, हमें समाज के आदान प्रदान से ही मिलती है, महत्व यही रखती है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा इसका। अगला देख लेना। देखिए जब पहले ही प्रश्न मिल जा रहा है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ना इसको। 27 का 3 प्रश्न और शेष हैं। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेता है, जैसे कि एक प्रयोग के नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। देखो अगर आप जिस स्ट्रीम से नहीं हो, अगर आप उसके उस स्ट्रीम में आपको उपहार दिया जा रहा है, तो यह क्या क्या व्याख्या करता है इसका, दोस्तों पहले ही दिख गया हमको। अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, मतलब एक तरह से चतुर्मुख विकास, है ना। अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास यही कहलाता है साथियों। बस इसके आगे गलत उत्तर हमको देखना ही नहीं है। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, बताइएगा दोस्तों। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 का राइट आंसर साथियों आप खुद पढ़िए। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, तो दोस्तों राइट आंसर हमको दिख रहा है समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है साथियों। राइट आंसर आपका बी होगा। अगला देखिएगा, लास्ट से मतलब कि लास्ट सेकंड लास्ट है भैया यह। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है, 29 का राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, मध्य बाल्यावस्था की बात कर रहा है। तो बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं दोस्तों, यही तो होता है भैया। देख लो सी आपका राइट आंसर है दोस्तों, अमूर्त नहीं होगा, अमूर्त काट देना। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी से होता नहीं है, तो हमारा दोस्तों मध्य बाल्यावस्था में नहीं होता है ना। यह बहुत तेजी से होने लगता है हमारा पूर्व बाल्यावस्था में ना, पूर्व बाल्यावस्था में बहुत तेजी से होता है विकास। सॉरी, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था में बहुत तेजी से विकास होता है। मतलब कि 14 साल तक अगर आप होते हैं तो उस समय आपके शारीरिक विकास बहुत तेजी से होगा, है ना, बहुत तेजी से होता है। 10 11 12 13 14 ये 4 साल, है ना। तो ये आपका राइट आंसर सी होगा दोस्तों। तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, तर्क निकालना, तर्क वितर्क करना उनका स्टार्ट हो जाता है मध्य बाल्यावस्था में दोस्तों, है ना। देखिएगा लास्ट आंसर, लास्ट क्वेश्चन। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की क्या मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं, द्वितीयक एजेंसियां हैं साथियों। क्या है भैया दोस्तों, एक तरह से ये क्या है, प्राथमिक एजेंसियां ही तो है। पास पड़ोस हो गया बच्चों का, समाज हो गया, है ना, सामाजिकरण की जो है व्यवस्था, यह है मध्य सॉरी प्राथमिक प्राथमिक एजेंसियां हैं दोस्तों। आदमी पहले सबसे अपने समाज से ही तो सीखता है, बताओ। समाज में अगर दुराचार है तो आदमी उसी को सीखेगा, नहीं बी। दोस्तों बस इतना ही था, गुड नाइट सभी को। और सभी लोग एक बार रिवीजन जरूर करेंगे, सारे क्लासेस को आप देखिए, है ना। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है, मेहनत करना है, मेहनत पर ध्यान केंद्रित करना है, ठीक है। आज थोड़ा सा सर में दर्द है और कुछ कारण भी हैं दर्द के, कभी शेयर करेंगे लाइफ में। साथ बस बनाए रखिए, फैमिली हैं हम सारी बातें आपको शेयर करेंगे अपना, जितने भी दुख दर्द होंगे ना, सब कुछ। चलिए ठीक है, गुड नाइट, बाय।